दोस्तों मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ और यहाँ पर हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज एक छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आपके सामने यहाँ पर आए हुए हैं, जिसका नाम है पुनर्वलन कौशल। जी हाँ, पुनर्वलन कौशल पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या कहलाता है पुनर्वलन कौशल, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि शिक्षक और छात्र एक क्लास में उपस्थित हैं और शिक्षक के द्वारा किसी छात्र को कोई समस्या समाधान करने के लिए प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका समाधान नहीं कर पाता है, तो शिक्षक द्वारा उस छात्र के लिए समाधान ना देकर उससे संबंधित कुछ हिंट किया जाता है, मौखिक रूप से या फिर संकेत के माध्यम से कोई हिंट किया जाता है और छात्र उस हिंट को ध्यान में रख के उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का जो कौशल होता है उसको हम बोलते हैं पुनर्वलन कौशल। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान में रखना है कि अभी हम पुनर्वलन कौशल की बात कर रहे हैं, ना कि पुनर्वलन सिद्धांत। पुनर्वलन सिद्धांत जो है वो CH हल के द्वारा दिया गया है, जिस पर हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। अभी हम पुनर्वलन कौशल पर चर्चा करते हैं। तो लिखा हुआ है कि शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिससे छात्रों का शिक्षण कार्य और प्रश्नों का सही उत्तर देने में प्रोत्साहन हो, उसको क्या बोला जाता है? पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्वलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र यदि कोई शिक्षण कार्य कर रहा है, ये लाइन आपको अच्छे से समझना है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें छात्र यदि कोई शिक्षण कार्य कर रहा है तो शिक्षक उसे शाब्दिक और अशाब्दिक रूप से पुनर्बलित करता है। इससे बालक की प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ावा मिलता है। वही बात जो हमने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस की हुई थी कि कोई छात्र शिक्षण कार्य कर रहा है और उसे समस्या उत्पन्न होती है, तो जो शिक्षक है वो डायरेक्टली उस समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करे, बल्कि छात्र को कुछ हिंट करे, उसकी कुछ साइड में हेल्प करे। किस प्रकार से? शाब्दिक रूप से या फिर अशाब्दिक रूप से। शाब्दिक रूप से मतलब है कि बोलकर, या फिर अशाब्दिक का मतलब है संकेत के माध्यम से कुछ हिंट करता है, और इस प्रकार से कोई छात्र उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है। तो बालक के इस कौशल को क्या बोला जाता है? पुनर्वलन कौशल। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं पुनर्वलन से संबंधित, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्किनर जो हैं उन्होंने बताया है कि पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। पुनर्वलन किस प्रकार की स्थिति है? जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। इसके अलावा ओलिवर के अनुसार वीडियो पुनर्वलन पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए मौखिक पुनर्वलन से अधिक प्रभावशाली होता है। जो वीडियो पुनर्वलन होता है वो मौखिक पुनर्वलन से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो पुनर्वलन मतलब कि ऐसा पुनर्वलन जिसमें चलचित्र आदि के माध्यम से देखकर पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, वो मौखिक पुनर्वलन से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। क्योंकि वीडियो पुनर्वलन में वीडियो के माध्यम से हिंट किया जा रहा है और उसको जो छात्र हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इस कारण से ये जो पुनर्वलन होता है वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अब पुनर्वलन का जो उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है, हम यह देखते हैं कि बहुत से ऐसे बालक होते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे में हम उनसे किसी बच्चे को उत्तर देने के लिए खड़ा करते हैं। यदि बालक गलत उत्तर भी दे रहा है उसे स्वीकार कर लें, किंतु गलत को गलत ना कहकर यही कहें कि यदि आप इस उत्तर को इस प्रकार से कहते तो और अच्छा होता। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। क्लास चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर सामने है, टीचर ने किसी स्टूडेंट को खड़ा किया। अब इतनी भरी क्लास में अगर उसको खड़ा कर दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि छात्र जो है वो संकोचित हो जाता है और वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, अपना उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाता है, गलत उत्तर दे देता है। तो उस समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? शिक्षक को ना तो फटकार लगाना चाहिए, ना पनिशमेंट देना चाहिए, बल्कि जो उसने गलत उत्तर दिया है उसको उस गलत भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको कुछ इस तरह से डाइवर्ट करना चाहिए कि छात्र को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अपनी गलती को सुधार दे। जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि गलत को गलत ना कहकर यही कहें कि यदि आप इस उत्तर को इस प्रकार से कहते तो और अच्छा होता। मतलब कि छात्र को आपको पुनर्वलन प्रदान करना है जिसके माध्यम से उसमें कॉन्फिडेंस लेवल कम ना हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं पुनर्वलन के प्रकार की। तो पुनर्वलन जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
एक होता है धनात्मक पुनर्बलन और एक होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन है जो शाब्दिक या अशाब्दिक किसी भी रूप में हो और जिसके माध्यम से बालक की उपलब्धि पर बढ़ावा हो, बालक की उपलब्धि में बढ़ावा हो, उसे धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। मतलब कि इस प्रकार से हमें हिंट करना है, इस प्रकार से हेल्प करना है या पुनर्बलन प्रदान करना है जिससे कि छात्र की उपलब्धि में क्या हो, बढ़ावा हो, छात्र आगे बढ़े, उसमें और ज़्यादा विकास हो। तो इस प्रकार का पुनर्बलन क्या कहलाता है, धनात्मक पुनर्बलन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई छात्र अगर कुछ अच्छा काम करता है और उसको हम पुरस्कार प्रदान करते हैं और उस पुरस्कार के माध्यम से उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उसी कार्य को वो और अच्छे से करने के लिए प्रयत्न करता है, तो इस प्रकार का जो पुनर्बलन है वो क्या कहलाएगा, धनात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्बलन। तो ऐसा पुनर्बलन जो बालक की उपलब्धियों में बाधक सिद्ध हो उसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। मतलब कि इस प्रकार से पुनर्बलन दिया जाए जिससे कि छात्र की उपलब्धि में क्या हो, परेशानियां उत्पन्न हो, तो इस प्रकार का जो पुनर्बलन है वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्बलन कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं पुनर्बलन कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें। कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पुनर्बलन कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। पुनर्बलन का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बालक किसी प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से ना दे पा रहा हो। मतलब कि अगर छात्र खुद से समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर रहा है तो हमें बार बार पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। पुनर्बलन कब देना चाहिए, जब उसको कहीं समस्या आती है और वो ठीक प्रकार से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हो। बालक के द्वारा दिए गए सामान्य उत्तरों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। जो नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें बार बार पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अलग प्रकार की अगर समस्या आती है, कोई नई समस्या आती है या नई परिस्थिति का सामना करता है बालक, तो वहाँ पर पुनर्बलन देना आवश्यक होता है। पुनर्बलन चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, निष्पक्षता पूर्वक होना चाहिए। देखिए, जो धनात्मक पुनर्बलन होता है उसको हम सकारात्मक भी बोलते हैं और जो ऋणात्मक पुनर्बलन होता है उसको हम नकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का पुनर्बलन हो वो कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम पूरे क्लास के लिए वर्क दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए हम पुनर्बलन प्रदान कर दें और कुछ स्टूडेंट्स को हम पुनर्बलन प्रदान ना करें। तो निष्पक्षता का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों में भेदभाव की जो भावना है उसका विकास नहीं होना चाहिए। बालक के द्वारा कोई भी गलत कार्य किए जाने पर उसे सबके सामने ना डांट कर यदि आप अकेले में समझाएंगे तो वह अधिक प्रभावी होगा। ये बिल्कुल सही तरीका है। अगर कोई बालक गलती करता है तो उसकी गलती को सबके सामने अगर आप उजागर करेंगे तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, वो तनावग्रस्त हो जाएगा और वो ज़्यादा गलतियां करेगा या फिर नकारात्मक पुनर्बलन का शिकार हो जाएगा। इसकी तुलना में आपको क्या करना चाहिए कि उसको आप अकेले में समझाएं तो उस गलती को वो समझेगा और वो आगे फिर इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। अधिक पुनर्बलन भी नकारात्मकता का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। बात बात पर अगर आप हिंट करते हैं, पुनर्बलन प्रदान करते हैं, तो इसमें छात्रों को ये प्रतीत होता है कि उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, बार बार छेड़छाड़ की जा रही है उनके साथ में। तो इस प्रकार से अधिक पुनर्बलन भी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्बलन जो होना चाहिए वो एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। चयनित छात्रों हेतु पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए और एक ही पुनर्बलन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और प्रतिपुष्टि मतलब कि फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। फीडबैक या प्रतिपुष्टि का तात्पर्य है कि पुनर्बलन जो प्रदान किया गया है उसके माध्यम से छात्र ने जो समस्या का समाधान किया है तो हमें ये प्राप्त करना चाहिए कि पुनर्बलन सही तरीके से प्रदान किया गया, अन्यथा नहीं। तो इस तरह से हमारा एक ये छोटा सा टॉपिक था। अभी पुनर्बलन के जो महत्व है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पुनर्बलन के जो महत्व है वो कुछ इस तरह से हैं कि इस कौशल से छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर पुनर्बलन के माध्यम से छात्र अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ता है। पुनर्बलन कौशल छात्रों को आंतरिक रूप से व्यवहार परिवर्तन के लिए शक्ति देता है। आंतरिक रूप से व्यवहार परिवर्तन के लिए क्या प्रदान करता है? शक्ति। यह कौशल छात्रों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
तो ये कुछ पुनर्वलन के महत्व थे जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी।